रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्रिकल इक्वेशन। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपको हम यहाँ पर दो चीज़ का जिक्र करेंगे, एक होता है अणुसूत्र, एक होता है संकेत। नहीं तो हम लोग समझेंगे संकेत क्या होता है या अणुसूत्र क्या होता है। नहीं, जैसे हम आपको बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक से बैठो ना, जगह नहीं है, जाइए, जाओ पीछे चल जाओ, तुम इंद्रेश के पास चल जाओ, आ जाओ इस पे, इंद्रेश के पास, बीच में वहाँ बैठना है जहाँ हल्ला नहीं करना है आपको। नहीं, जहाँ बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, हल्ला नहीं करना है लेकिन आप लोग को। देखो हमारी बात को गौर से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित ही रासायनिक समीकरण होता है। देखिए ये होता क्या है पहले इसको समझिए, उसके बाद ये कितने प्रकार का होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, कहेगा आपको कि समीकरण को संतुलित करें, इसी से आता है, समझ गया। तो हम लोग पहले समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ के संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं, समझ गया। ये आपका, और बहुत से टीचर बहुत प्रकार का बताता है लेकिन मतलब एक ही होता है। फिर से हमारी बात को सुनिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ के संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त रूप को समीकरण कहते हैं, वो भी रासायनिक समीकरण। देखिए होता क्या है ये समझिए। देखिए हमने बोले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे देखिए आप अगर जल का निर्माण करते हैं तो कुछ इस तरीका से लिखते होंगे। देखिए जैसे हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया आप करवाते हैं, दोनों में जब क्रिया होता है तो क्या बनता है रे, जल बनता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो यही रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। लेकिन आपको जो परिभाषा बोला ना उसके हिसाब से ये ठीक नहीं लग रहा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, एक्चुअली इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ये पदार्थ ले रहा है, नहीं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ के जो है ना, उस पदार्थ के संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H। क्या होता है, H। ऑक्सीजन का क्या होता है, O, समझ रहे ना। और उसके बाद ये जो होता है बन जाता है H2O। एक्चुअली हम लोग जब पढ़ेंगे ना संतुलित रासायनिक समीकरण तो वहाँ पर संतुलन करना जानेंगे। फिलहाल जान लो कि समीकरण ऐसा ही होता है। तो ये हो जाता है O2। देखिए यहाँ पर से ये जो हम नीचे लिखे हैं, ये जो नीचे लिखे हैं ये रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। ये इसमें भाग लेता है पदार्थ और उस पदार्थ के संक्षिप्त रूप को हमने, संकेत को संक्षिप्त रूप में हमने लिख दिए हैं, इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो कैसे लिखोगे आप लोग कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एक बात गौर करो, तो अगर तुम लोग समझ गए कि संकेत के, जैसे हाइड्रोजन का संकेत H है, ऑक्सीजन का संकेत O2 है, O होता है, समझ ना। यहाँ पर O2 लगाया गया है, या आगे हम लोग जानेंगे क्यों लगाया गया है। अब हमको ये कब बताइए कि सूत्र क्या होता है। हमने बोला था ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी पदार्थ के संकेत और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र जैसे होता है ना सूत्र, ये तो संकेत है ना। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H नहीं। जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्युमिनियम का Al होता है नहीं, सिल्वर का Ag होता है, समझे ना। सोना का क्या होता है रे? कोई देखा था? Si हमको लगता है होगा। अच्छा देख लेंगे हम लोग सब। उसके बाद हम लोग कार्बन का C देखे थे, नाइट्रोजन का N देखे थे। ये सब संकेत रूप है। क्या है रे? संकेत। जैसे देखो ना, किसी का नाम अखिलेश है तो AK लिखेगा नहीं, अखिलेश यादव है तो AY लिखेगा नहीं, ये संक्षिप्त रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप। देखो ना, ऐसा थोड़ा बेकार नहीं लगता है दिखने में, तो इसको इसमें परिवर्तन कर दिया गया। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं सूत्र क्या होता है। जैसे हमने बोले थे ना सूत्र क्या होता है? सूत्र देखो, ये इसका संकेत है लेकिन सूत्र अलग होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का संकेत नहीं होगा, सूत्र होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Ca। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र एग्जाम में 10th के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समझ में ना, बहुत बार पूछा गया है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो याद कर लो कि संगमरमर को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। उसका कैल्शियम गलती है, है? ओ लो, अरे बराबर भूल जाते हैं हम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है, आधा किलो होगा। कैल्शियम समझे, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा। आपसे पूछेगा संगमरमर का सूत्र, किससे पूछेगा? संगमरमर, संगमरमर का सूत्र क्या पूछेगा? संगमरमर का सूत्र, या अनुसूत्र बोले या सूत्र बोले, बात बराबर है। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaCO3 होता है, क्यों नहीं होता? क्यों ये होता है। आप अगर यहाँ पावा लगाते इसको क्यों बोलते हैं, इसको समझ रहे आप लोग को? CaCO3 होता है, समझ ना। कैल्शियम कार्बोनेट बोलो या तुम लोगों को, या आपको संगमरमर का सूत्र बोलो, बस बराबर समझे। तो इसी को जो है ना, इसी को सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र बोले या अनुसूत्र बोले। समझ में आ गया? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? समझ में गया? अब हम लोग क्या करते हैं, इसका परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा। समझ में गया? इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं, देखते हो कैसे कैसे होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो चुपचाप लिखिए, हम भी लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। नॉर्मल फार्मूला, नॉर्मल ये परिभाषा है, कोई व्यक्ति भी याद कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
देखो सुनिए, इधर ध्यान दो। देखो रासायनिक समीकरण का कभी कभी परिभाषा पूछ देता है बोर्ड में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक उदाहरण के साथ लिखे। तो आपको बता देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ के संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण क्या देंगे, तो उदाहरण देना है आप लोग को, जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो बनाता है H2O, जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। समझ में गया ना, क्या बनाता है, जल बनाता है। समझ में गया ना। आप इसको लिख सकते हैं, ये रासायनिक समीकरण है। क्या ये रासायनिक समीकरण है। आप अगर एक दूसरा उदाहरण लें, ऑक्सीजन को, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण। देख रहे हो ना, ये सब क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ये क्या बना सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में गया। फटाफट उतार लो, इतना उतारो फटाफट। रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग पहले समझते हैं कि संतुलित आखिर क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। देखो हम लोग जब अभिक्रिया पढ़े थे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समझ में गया। अब देखिए, जो पदार्थ नया बनता है, जो कल पढ़े थे हम लोग, नहीं, जो पदार्थ नया बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, अर्थात उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, या प्रतिफल कहते हैं। समझे ना। तो जब उत्पाद और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या समान हो जाता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर दोनों के परमाणु संख्या समान नहीं होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर कहोगे सर कि हम कैसे समझेंगे कि परमाणु संख्या समान है कि नहीं सही। आप किसी समीकरण को या किसी अभिक्रिया को देखे कैसे पता लगाइएगा कि ये इसका समीकरण मैंने परमाणु संख्या समान है कि असमान है। तो इसके लिए हम लोग अलग एक क्लास रखेंगे, समझे ना। उस पूरे क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि संतुलित आखिर कैसे किया जाता है, या कैसे समझेंगे कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो अलग वीडियो में इसके बाद हम लोग जानेंगे। समझ में गया ना। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल हम लोग इसका क्या करते हैं मालूम है, परिभाषित करेंगे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये बोर्ड का, बिहार बोर्ड का मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो 5 अंक में पूछ देता है। समझे ना, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है। ऐसा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। अभी समझ में आ रहा है ना। देखिए, दिमाग लगाओ। चलिए अब हम लोग क्या है, दोनों को परिभाषित कर देते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में पूछे तो फंसे नहीं। संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण परिभाषा एकदम आसान है, समझे ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान हो जाता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं, जैसे हम लिख रहे हैं, देखिए जैसे हम लोग लिख रहे हैं, देखो अभी क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ सुनना है, उतारना है बाद में। समझा क्या। देखो उतारने के चक्कर में नहीं रहिए, बात को समझिए। देखो बात रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो आप अगर कोई चीज़ छूट भी जाता है उतारने में तो घबराने का जरूरी नहीं है। अभी सभी विद्यार्थियों के पास मोबाइल अवेलेबल है, अपना नहीं। अगर दूसरा चीज़ देखते हो उससे अच्छा है कि यही चीज़ को फेयर कर लो, देख लो। वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छा। देखो कोई चीज़ सुनने और देखने से ज़्यादा समझ में आता है। किसी व्यक्ति को फिल्म का है समझ में आता है, यही कारण है। समझे ना। वो देखता भी है, फील भी करते रहता है, नहीं। तो इसीलिए पढ़ाई को क्या करते हैं, डिजिटल बनाते जा रहा है कि आप कैमरा पर या टीवी पर या मोबाइल पर या LED पर देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। कारण वही है, कोई विशेष बात नहीं है। समझ गए। तो हम लोग क्या है, इसको परिभाषित करते हैं। हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो कल वाला क्लास जो बच्चा किया होगा ना, सुनो हमारी बात को। देखो जब हम लिखते रहते हैं तो तब लिखो, जब हम बोलो तो सुनो हमारी बात को। देखो कल वाला जो बच्चा क्लास किया होगा तो वो एकदम समझता होगा कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। नहीं, प्रतिफल को ही उत्पाद कहते हैं। देखिए इधर सुनिए, हमने लिखे हैं क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए अभी एक लड़का पूछा था ना, 2 क्यों लगा थे। देखिए ये H2 प्लस O2 को जो आप मिलाइएगा तो H2O हो जाता है। क्या हो जाता है? H2O हो जाता है। देखिए अब आपको इधर देखो, इधर वाला चीज़ क्या होता है? अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक होता है। और इधर वाला चीज़ क्या होता है? प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल, या इसे उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। समझे? प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। हमने बोले क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, समझे ना, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या अगर समान हो गया तो वो समीकरण क्या हो जाता है? रासायनिक। वो समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। अब कैसे समझोगे कि भाई दोनों का परमाणु संख्या समान है कि नहीं समान? ये चीज़ को समझना आता है। देखिए अब हमारी बात को सुनिए, एक चीज़ को इधर देखो सब बच्चा। देखो हमने लिखे कि H2O दिखाई पड़ रहा है, समझ में? तो इसको परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। नहीं, हमने लिख दिया 2H2, तो ये अणु संख्या। क्या होता है? अणु संख्या। समझ गए ना? अब परमाणु तो पता है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। समझे ना? उसे परमाणु कहते हैं। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं। ये उल्टा हो गया रे पुष्पांजल, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। जी चलो ठीक है, सुधार कर लेना। देखो फिलहाल ये समझो, ये क्या होता है? समझ गया? इधर जो लिखा रहेगा वो परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। इधर जो होता है अणु संख्या। समझ गया ना? देख लीजिए। अब देखो एक चीज ध्यान में रखो, अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि क्या वास्तव में संतुलित है कि नहीं है। नहीं, देखो इधर अब संतुलित करने के लिए क्या करोगे? देखो ये LHS, देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उधर से देख रहे हो, इधर से। अब खाने वाला हाथ को दाहिना कहते हैं ना, तो दाहिना हाथ, ये देखो दायां भाग है तो अरे, तो दाहिना क्या कहता है? राइट हैंड साइड। अब बामा को लेफ्ट हैंड साइड। समझे ना? तो इधर से इधर वाला पार्ट में देखिए, इधर वाला पार्ट में हाइड्रोजन के पास कितना परमाणु है? तो 2 गो है। और इधर ऑक्सीजन के पास कितना परमाणु है? 2 गो है। चलिए इधर वाला पार्ट में देखिए, आप देखिए इधर वाला पार्ट में देखो, ये 2H2 का मतलब हुआ 4 गो हो गया। क्या हो गया? 4 गो परमाणु हो गया। समझ में ना? ये दोनों क्या होता है? आपस में गुना हो जाता है। क्या होता है? गुना हो जाता है। समझ ना? तो यहाँ पर तुमको अगर बोल दिया जाए, कि हाइड्रोजन क्या गो है, तो कितना हो जाएगा? 4। और ऑक्सीजन कितना है? 1, सॉरी हाँ 2 है। कितना है? 2। कितना है? 2। देखो ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखो तो आपको लग रहा है संतुलित है? नहीं ना है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ पर 4 गो है, तो ये असंतुलित है।
समझ में? हमने परिभाषा में क्या लिखा है? हमने लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, तो अभिकारक यही ना है, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या अगर समान हो गया तो वो संतुलित हो गया, अगर नहीं हुआ तो असंतुलित हुआ। समझ रहे ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एगो फ्रेश क्लास लेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए, कि संतुलन आखिर कैसे किया जाता है। समझ में आएगा आप लोग को? संतुलन आखिर कैसे कर, फिलहाल इतना समझ लो कि अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो ना, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 किसमें, इसमें ना किया है गुना, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब सब बराबर हो गया, अब बराबर हो गया ना। तो अब इस समीकरण को छोड़कर, इस समीकरण को छोड़कर एक नया समीकरण यहाँ लिखेंगे जिसमें आपको 2 से गुना करना है। 2 से गुना किसमें 2 से गुना किए हैं? H में ना, तो 2H2 हो जाएगा, अब प्लस O2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये 2H2O हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए कुछ विशेष काम नहीं किए हम यहाँ पर, देखिए आप लोग कुछ नहीं किया, हम सिर्फ इसमें 2 से गुना किए। 2 से गुना क्यों किए तो हम अभी तुरंत समझेंगे आखिर 2 से गुना क्यों किए। हमको ये करना है कि अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या भी समान करना है, तब ना संतुलन होगा। समझे ना? तो इसमें 2 से गुना यहाँ थोड़े कर सकते हैं, आपको नया समीकरण बनाना पड़ेगा यहाँ पर। समझ रहे ना? तो ये आपको बनाना है नया समीकरण, समझ रहे ना? तो ये हो गया आपको, ये कौन समीकरण हो गया, इसको क्या बोलोगे? कोई लड़का बोलो, इसको क्या बोलेंगे? संतुलित। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझे? हम आपको करना सिखाएंगे कैसे किया जाता है। फिलहाल आप लोग इतना उतारिए फटाफट। देखो हम लोग जो है ना संतुलित रासायनिक समीकरण को देख लिए थे। संतुलित रासायनिक समीकरण में देखिए क्या होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसके जो अभिकारक वाला पार्ट था, समझ में ना, और प्रतिफल वाला जो पार्ट था, दोनों के परमाणु संख्या होता है समान हो जाता है तो संतुलित। समझे ना? अगर समान नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? असंतुलित। देखो लगभग समीकरण जो फर्स्ट बार में दिया जाता है वो असंतुलित ही रहता है। समझे ना? क्योंकि समीकरण को संतुलित बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? समीकरण को संतुलित बनाया जाता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है, उस क्वेश्चन को हम इसी क्लास में करवा देंगे। तो अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण के साथ लिखे, तो क्या लिखोगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या जब समान नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखे हम लोग, समझ गए? चलो बात को क्या है कि जब हम बोले तो फटाक से पर दिमाग तुरंत हमारे ऊपर आ जाना चाहिए कि क्या बोल रहे सर जी, समझे ना? चलिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान नहीं होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात को समझा? हमने क्या बोले आप लोगों को कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के जब परमाणु संख्या समान नहीं होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो याद अगर करोगे ना याद, तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। समझ में आ रहा है ना, बात को समझोगे तभी विद्वान बन पाओगे। समझ में आ रहा है ना, किताब लिखने वाला उतना बात को याद नहीं रखता है, बात को समझता है तब किताब लिखता है। समझ में आ रहा है ना, किताब लिखेगा ना पगला जाएगा तो उतना बात याद रखेगा। तो चीज़ों को देखो और तब समझो और बोलो उसके हिसाब से, समझ में गए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के जब परमाणु संख्या समान नहीं होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। देखिए जैसे हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ संयोग कराया जाता है तो जल बनता है। क्या बनता है? जल। जल बनता है। क्या बनता है? जल। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो संतुलित की असंतुलित? असंतुलित। क्या होगा बुआ रे? असंतुलित। क्या होगा अंशु? अंशु रो रहा। अरे ये तो रो रहा है। वाह, तू कह ले ना, की दिक्कत है? कह नहीं ले, नहीं कहना भाई। अरे उसको लग गया मार तो। देखो आप लोग जो है ना गुस्सा में आदमी क्या होता है कि सही चीज़ जो गलत चीज़ आप करिएगा ना, अगर कोई आपको समझाएगा तब गाली दीजिएगा उसको। बात सही है ना। ये इस सबको लगता होगा सर जी हमको हैरान करते हैं। अरे भाई हम क्यों हैरान करेंगे? तू हमको पैसा देता है तो पैसा देगा तो पढ़ के ना जहाज जाएगा। कौन सरकारी स्कूल थोड़े हैं कि स्लेट लाए हैं, प्लेट लाए हैं, चम्मच लाए हैं। आई कहती मंगलवार है तो सोयाबीन भात मिलेगा नहीं, आज शुक्रवार है तो मैडम जी अंडा देंगे नहीं, आसान को खिचड़ी देंगे। ये इस कोचिंग है यहाँ तो पढ़ के जाना पड़ेगा। चलो बर्दाश्त करो, कोई दिक्कत नहीं। बकलोल सब कहीं का इतना बड़ा हो गया है, तनी जोर से मारे इसलिए रो रहा है। अंशु अरे तुम मत रोना, देखिए तो कानबो करे हैं रनिया तोरो मार लगलो रहे कारे है। चलो देखो हाँ कौन क्या अरे देखो ना इसके ये अभिकारक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आते, देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आते तो दिक्कत नहीं है। आप लिखिए H, नहीं तो H में कितना है? 2 है। ऑक्सीजन में कितना है? 2। इधर चले आओ, यहाँ पर भी H है तो H में कितना है? 2। ऑक्सीजन में 1। बराबर नहीं ना हुआ हो तो नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये क्या हो गया? असंतुलित ना हुआ। क्या हुआ रे? असंतुलित। क्या हुआ ये? असंतुलित। समझ में गया ना? एकदम असंतुलित। क्या बोलोगे? असंतुलित। क्या बोलोगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलोगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमको लग रहा है बात समझ में आ रहा है आप लोग को, थोड़ा आ रहा है। कौन वो उसको फिर से पढ़ाएंगे आप लोग को। संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान होता है। अरे संतुलित में होगा ना। अरे नहीं नाम से ही पता लगता है असंतुलित। संतुलित का मतलब बैलेंस होता है। क्या होता है? बैलेंस मतलब बराबर। नहीं यहाँ बराबर हो रहा है, उसमें बराबर नहीं था, बराबर किए हम। समझे ना? तो परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे थोड़े आता है। कभी कभी बोर्ड वाला पगलाता है तो कहता है असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण के साथ लिखे। तो इसको लिख देना, एक उदाहरण ये दे देना, ऐसे करके साबित कर देना असंतुलित है। समझ में आप लोग को? अगर संतुलित पूछेगा तो यो समीकरण ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा ना? कभी कभी संतुलन डाल देता है, कभी संतुलन डाल देता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित करके डालना है। जब इसको संतुलित करोगे ना तो इसमें क्या करोगे? इसमें 2 से गुना करोगे ना, इसमें तो इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी इसमें 2 से गुना हो जाएगा। समझ में ना? अब देखो बराबर लग रहा है। देखो यहाँ पर देखो अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 4। देखो दोनों तरफ समान हो गया तो अब हो जाएगा संतुलित। क्या हो जाएगा? संतुलित। समझ में आ रहा ना? अच्छा हम लोग जो है ना एक पूरा क्लास समीकरण को सिर्फ संतुलन करना सीखेंगे। समझ में ना? इतना बात आप लोग समझ गए हैं? उतारिए। तो एक प्रश्न और बताना है आप लोगों को कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में देख लेंगे।
इसको हाँ इसको असंतुलित कर दो ना अभी तो। ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 अब हो गया। चलो हाँ यहाँ 2 हो जाएगा ठीक है। चलो इतना उतारो फटाफट। अब बता रहे अंशु इसी से संबंधित एक प्रश्न हर साल क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हमने अभी बताए थे उसका परिभाषा लिख देना है। उसके बाद मोस्ट बात इधर लिखा हुआ है कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये बहुत बड़ी बात तुमसे पूछा जा रहा है। एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम लभाजवे, क्या था नाम? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था लभाजवे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक नाम था लभाजवे, ओत्वान लभाजवे ने सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था जो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान से संबंधित था। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। क्या होता है? वजन। अगर आप किसी पदार्थ को बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी पदार्थ को बना रहे हैं तो बनाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। नहीं, अगर आप ऐसा देखे हैं कि 1 किलो चावल बना है तो 1 कुंटल चावल बन गया है, भात बन गया है। नहीं, आप अगर 1 केजी अगर चावल को निरते हैं तो 1 केजी से बढ़ जाता है, तो बढ़ता है ना। तो ये बढ़ता है इसलिए कि उसमें पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, समझ में ना। एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी पदार्थ का समझ में रासायनिक रूप से निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कच्चा चावल था, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पक्का चावल हो जाएगा, समझ में, पक जाएगा चावल। नहीं, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलन करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान सिद्धांत के अनुसार, लभाजवे के द्रव्यमान सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही किसी पदार्थ का विनाश होता है, द्रव्यमान रूप से। किस रूप में? द्रव्यमान रूप से, समझ में, अर्थात एक रूप से वह दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आप लोग को? निर्माण किसी का नहीं होता है, समझ में। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है। अब देखो कारण है कि अगर आप इस चीज को लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिए कि H2 + O2, इधर आप लिखे हैं H2O, H2O इधर है ना। देखो अगर हम इधर की बात करें इसमें 2 हो जाएगा और इसमें 2। इधर की बात करें तो इसमें तो 2 हुआ, इसमें तो ये तो सरासरी नाइंसाफी ना है, ये तो सरासरी नाइंसाफी ना है। आप किसी चीज और डाल के बना रहे हैं और इधर बराबर पदार्थ बन ही नहीं रहा है। नहीं, तो जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पदार्थ ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में होगा। इसीलिए समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है कि संतुलन कीजिए ताकि पदार्थ जितना दिए तो उतना ही निर्माण हो। समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ी बात को ये जो है लभाजवे ने बताया था द्रव्यमान सिद्धांत में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। समझ में गया? हम इसका आंसर लिखे, समझ में ना, आंसर लिखे। ये क्या हम समझा रहे थे, इसको संतुलित करना जरूरी है ना, ताकि हम इधर हाइड्रोजन 2 डाल रहे हैं, ऑक्सीजन 2 डाल रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफी है? हाइड्रोजन 2 बनेगा, ऑक्सीजन 2 बनेगा, ये तो घट ना गया रे भाई। तो मतलब कहने का मतलब, वैज्ञानिक का कहने का मतलब था इधर जो पदार्थ डालेंगे उतना ही पदार्थ इधर ना बनना चाहिए। इस हिसाब से तो बन नहीं रहा है, तो नहीं बना, इसका मतलब संतुलन करना जरूरी है। समझ, इसलिए क्या करना है? संतुलन करना जरूरी है। तो हम लोग करके देखिए संतुलन। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, बात ये आ गया। नहीं, इसे क्या लिखोगे? आंसर कैसे लिखोगे? बहुत से टीचर बहुत प्रकार से आंसर लिखाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या हुआ रे? 2। पहला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है। तो आप लोग पहले लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग को जो लिखने का तरीका होगा तो यहाँ पे लिखोगे इस एक लाइन को छोड़कर, ये तो लिखना ही नहीं, आप लोग को लिखोगे संतुलित
रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बारे? परिभाषा। तो वही चीज लिखोगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी, लिखो लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, सब अच्छा लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत विद्यार्थी यहीं पे जवाब को छोड़ देता है कि देखो, फिजिक्स में फिगर, बायोलॉजी में फिगर और केमिस्ट्री में उदाहरण अगर दे के नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर का मन होगा तो नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। समझ रहे? बाद में तुम लोग कहोगे हम खूब लिख के आए हैं, क्या लिख के आओगे? तुम लोग उल्टा पुल्टा लिख के आते हो और डायरेक्ट एग्जामिनर पर दोष लगा देते हो, भाई हमारा कॉपी ठीक से चेक नहीं हुआ। आप लिखबे नहीं किए हैं ठीक से, समझ रहे ना? आप अगर ढंग से लिख के आओगे तो ढंग से नंबर देगा वहां पर, समझ रहे? सबके साथ इंसाफ किया जाता है, समझ रहे ना? तो यहाँ पर उदाहरण देना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो संतुलित हो। क्या होना चाहिए? संतुलित हो। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इसको याद कर लीजिए, समझ रहे ना? इसको याद कर लीजिए। देखो, ये क्या जाएगा? 2H2O, यहाँ पर 4 गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, तो यहाँ गुना कर देंगे तो 4 गो पूरा जाएगा। ये करना सिखाएंगे ना। देखो ना, हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना 4 गो। अब इधर हाइड्रोजन देखो, 2 दूना, अभी छोड़ो, अभी 2 गो ना है, तो 2 गो तो कम है ना। इधर देखो, ऑक्सीजन कितना है? ई 2 एकरो साथ लागल है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 गो। समझ में गया ना? तो अब क्या करेंगे इसमें? आपको करना, इधर 4 गो, इधर 4 गो होना चाहिए ना, तब ना बराबर होगा। अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 गो हो गया, इधर 4 गो हो गया, इधर 2 गो, इधर 2 गो हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगा? संतुलित। ऐसे करके उसको घेर दोगे। समझ? क्या कर दोगे? घेर दोगे। समझ में? क्या करना सिखाएंगे हम। कल हम इसी पर बात करेंगे, पूरा घंटे हम इस पर बात करेंगे, इसको कैसे संतुलित किया जाता है, एग्जाम में पूछता है। अब ये पहला पार्ट का आंसर है, समझ में ना? दूसरा पार्ट का आंसर अब दोगे। इसके नीचे पैराग्राफ छोड़ के और तब लिखोगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलन करना इसलिए आवश्यक है कि पदार्थ के द्रव्यमान सिद्धांत के अनुसार। हम लिखते हैं, लिखो फटाफट, समझे ना? लिखो, जिसको जहां छूटा हुआ लिखो। समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि पदार्थ के
द्रव्यमान पदार्थ के द्रव्यमान सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिख लिया आप लोग कितना दूर क्या होगा रे पुष्पांजलि? किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान से ये होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान में ना तो निर्माण होता है ना ही कोमा लगाया यहाँ पर कोमा, ना ही विनाश होता है, यही आपको लिखना है। इतना बात को आपको लिखना। हमने स्पष्ट कर दिए हैं कि समीकरण को संतुलन करना इसलिए आवश्यक है कि पदार्थ के द्रव्यमान सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान में ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। समझे? इतनी बात को आप लोग को याद करना है और आप लोग इतना बात को उतार लीजिए फटाफट।